लास्ट वीडियो में हमने इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट तक कवर किया था, जो कि डिसीजन स्ट्रक्चर्स है। अब नेक्स्ट डिसीजन स्ट्रक्चर हम करेंगे वो है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का क्या काम है? द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू एल्स इफ कंस्ट्रक्ट। ये आपका, अगर आपने इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट की जगह पे दूसरा कोई आप स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, वो आप स्विच स्टेटमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये आपकी, इसमें आप अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट कॉज अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू बी चूजन फ्रॉम सेवरल अवेलेबल ग्रुप्स। इस स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हो? आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट चूज़ कर सकते हो बहुत सारी अवेलेबल ग्रुप्स के बीच में से। द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इज़ इंक्लूडेड विद इन स्विच स्टेटमेंट। और जो ये सिलेक्शन होता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का सिलेक्शन, जो कि आप बहुत सारी अवेलेबल ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट के बीच में से चूज़ करते हैं, वो सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है कि जो आपके पास स्विच स्टेटमेंट के साथ में एक्सप्रेशन दिया है उसकी करंट वैल्यू क्या है। द इंटरप्रेटर चेक्स ईच केस अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन अनटिल अ मैच इज़ फाउंड। तो जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, हर एक केस की वैल्यू को मैच करेगा एक्सप्रेशन के साथ में, और जहाँ पे जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हो जाती है उसका रिज़ल्ट आपके सामने फिर डिस्प्ले होता है। अगर कुछ भी मैच नहीं होता, इफ़ नथिंग मैचेस अ डिफ़ॉल्ट कंडीशन विल बी यूज्ड। तो जो आपकी एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन दी होती है उस समय वो आपकी एग्जीक्यूट होती है, अगर आपकी कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस के साथ में मैच नहीं होती। तो सिंटेक्स हमारा है, कैसे हम लिखेंगे इसको? स्विच के साथ में एक्सप्रेशन जो आपकी करंट वैल्यू होगी, फिर ये केसेस दिए होंगे डिफरेंट इन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हर एक केस के साथ में मैच की जाएगी। जिस भी केस के साथ में वैल्यू आपकी मैच होगी वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी केस की वैल्यू मैच नहीं होती है तो जो आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है वो आपकी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो हम इसको पूरे सिंटेक्स को करेंगे यहाँ पे। केस कंडीशन 1 स्टेटमेंट, जो इसके बाद की स्टेटमेंट्स होगी। अब आपने ध्यान देना है कि जो भी हमने यहाँ पे डिलिमिटर्स लगाए हैं वो आपको यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन के साथ। फिर केस 2 आपका हो जाएगा कंडीशन 2 स्टेटमेंट, फिर ब्रेक। और ऐसे ही आपकी बहुत सारी केसेस हो सकते हैं, 8 10 20 जितने भी हैं। ठीक है, मतलब n केसेस हो सकते हैं, और आपकी स्टेटमेंट फिर ब्रेक आप लिखोगे। फिर उसके बाद में जो जितनी आपकी केसेस है उसके बाद में एक डिफ़ॉल्ट केस आपका होगा। डिफ़ॉल्ट, जब कोई भी केस मैच नहीं होगा तो आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और फिर आप कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देते हैं इसको। तो जो आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की है लाइक दिस, हर जगह पे आप ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसका काम क्या है? द ब्रेक स्टेटमेंट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करती है कि जो आपका पर्टिकुलर केस होता है, मान लो ये आपका केस 1 केस 2 है, तो ये जो केस 2 है आपका, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा केस शुरू होता है। इफ़ दे वर ओमिटेड, the interpreter would continue executing each statement in each of the following cases। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हर एक स्टेटमेंट को कंटिन्यू करता जाएगा, हर एक केस को कंटिन्यू करता जाएगा हर बार। अब नेक्स्ट है आपका, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आपको। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग तो आपकी सेम रहती है, HTML बॉडी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। अब हमने सबसे पहले तो यूज़र से कोई इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए हमें जो इनपुट ली है उसको स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता है। तो हमने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। प्रॉम्प्ट एंटर द नंबर बिटवीन, तो आपके सामने मैसेज आएगा एंटर द नंबर बिटवीन 1 to
7, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर एंटर करोगे तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब आपका स्विच स्टेटमेंट लगाई और आपकी ये एक्सप्रेशन क्या है, एक्स। अब जो एक्स की आपकी करंट वैल्यू होगी वो करंट वैल्यू आपकी कहाँ मैच होगी, हर एक केस के साथ में। तो करंट वैल्यू आपकी कौन सी होगी, 1 to 7 के बीच आप जो भी नंबर एंटर करते हो, मान लो आपने 3 एंटर किया है तो इस टाइम एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब इसके बाद आपकी जो फ्लो है प्रोग्राम का वो शुरू होता है। तो एक्सप्रेशन में 3 आपकी वैल्यू है, अगर एक्स की वैल्यू, तो हमने केस 1 के साथ में उसको मिलाया तो केस 1 के साथ में मैच नहीं हुई आपकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 3, तो ये मैच नहीं हो रही। अगर मैच होती है तो आपके सामने डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है वहाँ पे आपको स्क्रीन पे कौन सा मैसेज दिखाई देगा, मंडे। अगर फिर ब्रेक हो जाएगा, अगर एक बार ये मैच हो गया तो आपकी जो स्टेटमेंट हो ब्रेक होके आपका पूरा एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम का है वो बाहर आ जाता है। ये सारी स्टेटमेंट्स फिर आपकी फॉलो नहीं होती है, ठीक है। इन केस ये मैच नहीं हुआ, ठीक है, जैसा कि हमारा मैच नहीं हुआ, तो इसके बाद हमारे सेकेंड केस के साथ इसकी वैल्यू आपकी मैच होगी, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी मैच नहीं हो रही है, ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे हम तीसरे केस की तरफ को। तीसरे केस की तरफ में फिर हमारी वैल्यू मैच हुई एक्स की, तो हमारी जो ये वैल्यू है यहाँ पे मैच हो रही है, क्योंकि मान लो हमने 3 एंटर किया है तो हमारे सामने स्क्रीन पे हमें क्या मैसेज आएगा, वेडनेसडे, ठीक है। ये डेज ऑफ वीक यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा रहे हैं हम इस स्टेटमेंट, इस स्विच स्टेटमेंट की मदद से। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, अगर हमने x की वैल्यू 3 डाली है तो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। और हमारा जो कंट्रोल है वो पूरे तरीके से बाहर आ जाएगा और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल क्लोज हो जाएगी और बॉडी क्लोज और HTML क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इन केस हमने 3 नहीं डाला है, ठीक है, हमने डाल दिया 8, तो क्या हुआ, मैच होता गया हमारी वैल्यू हर एक केस के साथ में, ठीक है। तो ये कहीं पे भी आपकी मैच नहीं हुई यहाँ तक, ना यहाँ हुई ना यहाँ हुई, ना ये प्रिंट होगा ना ये प्रिंट होगा, ठीक है, ना आपकी ये पीछे वाली स्टेटमेंट्स कोई प्रिंट होगी। अब क्या है, जब हमने हमारी कोई भी केस की वैल्यू मैच नहीं हुई तो हमारा सीधा कौन सा वाला ये चलेगा, ब्लॉक चलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या स्टेटमेंट है, नो डे। तो हमारा ये जो नो डे है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे, हमारा आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्विच स्टेटमेंट चलेगी, जहाँ पे बहुत सारी हमारी स्टेटमेंट्स थी, उनमें से हमारी जो मैचिंग स्टेटमेंट थी हमारी एक्सप्रेशन के साथ में, वो हमारी एज एन आउटपुट डिस्प्ले हुई, ठीक है। एक और प्रोग्राम यहाँ पे हम एज एन एग्जांपल लेंगे, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग विद स्विच स्टेटमेंट टू चेक द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। अब स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमने ग्रेड के अकॉर्डिंग रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। तो चलेगा हमारा ये जो प्रोग्राम है सेम वैसे ही चलेगा, HTML बॉडी स्क्रिप्ट, राइट इट हेयर, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, जैसा हमने पीछे लिखा है ये वैसे चलेगा आपका, इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ लिखना होगा। फिर उसके बाद अब आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल ग्रेड नाम का, और उसमें हमने बी ग्रेड एंटर कर दिया, तो आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। हम देखेंगे अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी, रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। अब हमारी जो स्विच स्टेटमेंट है वहाँ पे हमारी ग्रेड का जो एक्सप्रेशन है उसकी करंट वैल्यू हमने सारे केसेस के साथ में मैच करनी है, ठीक है। तो अभी हमारी जो ग्रेड है वो कितनी है, बी है। यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं तो हमने कोई प्रॉम्प्ट नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैसेज हमारे पास नहीं आएगा, हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया है ग्रेड वेरिएबल को विद बी वैल्यू, ठीक है।
अब हमने इस b वैल्यू को अपने सारे केसेस के साथ में मैच करना। तो हमारा केस 1 है a, तो केस a के साथ में हमारी b की वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो ये प्रिंट नहीं होगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्सीलेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा। फिर सेकंड केस हमारा b है, तो हमारी ग्रेड भी कितना है, b है, तो ये इसके साथ हमारी जो वैल्यू है मैच हो रही है, तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आ जाएगा, वेरी गुड। तो इसके साथ में ब्रेक हमारी स्टेटमेंट हुई। फिर केस सी के अभी जब हमारा ये मैच हो चुका है तो हमारा इसके आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। इन केस हमारी वैल्यू बी नहीं होती, सी होती, तो हमारा क्या प्रिंट होना था, गुड, ठीक है। और इन केस हमने वैल्यू केस ग्रेड की वैल्यू डी डाली होती तो हमारा क्या प्रिंट होना था, सेटिस्फैक्ट्री। अगर एफ डाली होती तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या प्रिंट होना था, फेल्ड। इन केस हमने इनमें से ए बी सी डी में से ग्रेड की वैल्यू को एफ सी डी में से अगर हमने ई डाली होती या फिर हमने जी डाली होती, ठीक है, ए बी सी डी एफ नहीं डाल के, तो हमारे सामने जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है वो क्या होना था, प्लीज़ एंटर ग्रेड, ये हमारे सामने डिस्प्ले होना था, प्लीज़ एंटर ग्रेड। इसके बाद हमारी स्क्रिप्ट क्लोज हो गई। यहाँ पे दो बार स्क्रिप्ट क्लोज किया है, सिंगल टाइम ही हमने क्लोज करना है। और फिर बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, ठीक है। तो हमारा जैसा कि हमने जो ग्रेड है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे b डाली है, तो हमारी आउटपुट क्या आने वाली है यहाँ पे, वेरी गुड। रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड वेरी गुड आएगा आपके सामने, ठीक है। ये ब्रेक हमने यूज़ यहाँ पे किया है, तो जो भी हमारी आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट लाइन में हमारी प्रिंट होगी। फर्स्ट लाइन में रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, और सेकेंड लाइन में हमारा क्या प्रिंट होगा, वेरी गुड, क्योंकि हमारे ग्रेड की वैल्यू कितनी डाली हमने, b डाली है। तो इस तरीके से ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स में से एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो स्टेटमेंट है वो चूज़ की गई है स्विच स्टेटमेंट की मदद से। तो इसके साथ हमारे सारे डिसीजन स्ट्रक्चर्स पूरे होते हैं, जिसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट किया, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट किया और फिर स्विच स्टेटमेंट की। अब नेक्स्ट है हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स, जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है, लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग क्या है, पहले द लूपिंग, और इसी को हम इटरेशन भी बोलते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट अलाउज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो लूपिंग या इटरेशन जो स्टेटमेंट है उसमें क्या होता है, आपके पास एक पूरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आपकी बार बार तब तक चलती रहती है जब तक कि आपकी कंडीशंस पूरी कंप्लीट या फुलफिल नहीं हो जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड लूपिंग। तो ये जो बार बार आपकी सीरीज इंस्ट्रक्शंस जो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपके रिपीट हो रहा है बार बार, इस प्रोसेस को आप लूपिंग कहते हैं। लूपिंग का मतलब है जहाँ से शुरू हुआ वहाँ तक पहुँचा और फिर से वहीं से शुरू हुआ आपका, ठीक है। द ग्रुप ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ लूप, और जो इंस्ट्रक्शन पूरा ग्रुप जो रिपीट हो रहा है इंस्ट्रक्शंस का, उसको हम एक लूप कहते हैं। एन इटरेशन इज अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप। जब आपका एक बार एक लूप चलता है एक बार, तो उसको आप इटरेशन कहते हैं, एक इटरेशन उसको आप कहते हैं, ठीक है। लूपिंग क्या है, जो आपका पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बार बार प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लूपिंग कहते हैं। जो आपके ग्रुप ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस है, जो रिपीट हो रही है इंस्ट्रक्शंस, उसको आप एक लूप कहते हैं। और जो एक बार जब आपका एक लूप एग्जीक्यूट हो जाता है सिंगल टाइम, तो उसको आप इटरेशन कहते हैं। These structures enable the program to execute a block of statements in finite number of times based on a condition. अब जो ये आपके लूपिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी मदद से जो आपका जो प्रोग्राम है वो पूरा जो ब्लॉक है एक स्टेटमेंट का, उसको बहुत बार, अनगिनत बार एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और वो जो आपका टाइम है कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा आपके ब्लॉक को, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। ईच टाइम द कोड लूप्स द कंडीशन इज टेस्टेड। हर एक बार जितनी बार भी आपका जो कोड है वो एक लूप लेता है, हर बार फिर आपकी जो कंडीशन है वो टेस्ट होती है। उस कंडीशन को टेस्ट करने के बाद आपका लूप फिर से चलता है।
द लूप टर्मिनेट्स ऑन चेंज द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। जैसे ही आपकी कंडीशन की वैल्यू में कोई चेंज आता है तो उसी टाइम आपका जो लूप है वो बंद हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में लूपिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से आपके पास, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ये 3 तरीके के आपके लूपिंग स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में। तो पहले हम करेंगे फॉर लूप कैसे काम करता है। द फॉर लूप इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू कैरी आउट अ लूपिंग ऑपरेशन, दैट इज टू एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। तो फॉर लूप आपका काम करता है जब आपने कोई आपका स्टेटमेंट का ब्लॉक है उसको उसमें आपने लूपिंग ऑपरेशन करना है, मीन्स उसका आपने लूप चलाना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है आपने फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, जहाँ पे आपको पता है कि आपने सिर्फ इतनी बार अपनी जो स्टेटमेंट है वो चलानी है। मान लो आपको पहले से पता है कि आपने जो अपना लूप है वो 3 टाइम चलाना है, तो वहाँ पे आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अ जावास्क्रिप्ट फॉर लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो जावास्क्रिप्ट में आप फॉर लूप है जो जावास्क्रिप्ट का, उसमें आपकी जो स्टेटमेंट है वो तब तक चलती है जब तक कि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपकी जो लूप है, जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स है इसका, फॉर कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होगी, फिर उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। मीन जो आपकी काउंटर वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाती है आपकी, ताकि आपका लूप आगे कंटिन्यू हो सके। और यहाँ इसके बाद फिर आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी जो आपकी एग्जीक्यूट होनी है लूप चलने के बाद, वो आप यहाँ पे इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। तो जो हमने सिंटेक्स में कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, वो क्या है। तो फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इज यूज टू इनिशियलाइज द काउंटर टू स्टार्टिंग वैल्यू, मीन्स जहाँ से आपका लूप शुरू होना है, मान लो आपका लूप 1 से शुरू होना है, तो हम स्टार्टिंग में क्या वैल्यू दे देंगे, तो हम काउंटर को 1 वैल्यू दे देंगे जहाँ से भी हमने शुरू। अगर 0 से शुरू करना है तो हम इनिशियलाइज 0 से करेंगे। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइजेशन में वैल्यू प्रदान करते हैं जहाँ से हमारा जो लूप है वो शुरू होना होता है। द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द लूप बिगिन। तो जो आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है वो सबसे पहले चलती है या फिर एग्जीक्यूट होती है आपके लूप शुरू होने से भी पहले, ठीक है। मीन जो आपकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट होगी ही होगी, चाहे लूप चले या ना चले। नेक्स्ट है आपकी कंडीशन, रिप्रेजेंटेड कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द लूप टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। तो ये आपकी कंडीशन है जो आपकी पूरी होनी चाहिए अगर आपका आपने अपना जो लूप है वो कंटिन्यू करवाना है, या फिर आपका लूप जो है वो तब तक ही चलेगा जब तक आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। द कंडीशन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड। If the value of condition is true, the loop statement execute. If the value of condition is false, the loop terminates. तो जो आपका कंडीशन है वो आपकी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा। अगर आपकी जो वैल्यू है कंडीशन की वो ट्रू होती है तो लूप चलेगा, अदरवाइज आपका लूप जो है टर्मिनेट हो जाता है। तो इंक्रीमेंट क्या है यहाँ पे, इंक्रीमेंट इज यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द काउंटर। अब काउंटर की वैल्यू आपने जो मान लो आपने 1 की है, फिर कंडीशन चेक हुई, उसके बाद आपकी जो काउंटर की वैल्यू है या तो वो इंक्रीज़ हो जाती है और या फिर वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इंक्रीमेंट जो आपका पोर्शन है वो यूज़ किया जाता है ताकि आपकी काउंटर वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाए। द लूपिंग एक्शन विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द लॉजिकल कंडीशन इज़ ट्रू। तो आपका जो लूपिंग है फॉर लूप की वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होती है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे फॉर स्टेटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ अ फॉर स्टेटमेंट। तो आपका स्टार्ट सेम रहेगा। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया है जिसमें हम जिस वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना है और उसी वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने काउंटर अपनी कंडीशन सेट करनी है और उसी वेरिएबल की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट भी करना है, ठीक है।
तो ये वेरिएबल x हमने लिया है। अब फॉर कीवर्ड, फॉर लूप हम यहाँ से चलाएंगे तो फॉर कीवर्ड लिखेंगे। अब स्टार्टिंग हमने कर दी, हमने x को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अभी हमने x को वैल्यू क्या दे दी, 0। अब हमने कंडीशन रखी है कि x की वैल्यू को हमने कब तक चलाना है, जबकि x की वैल्यू कहाँ तक नहीं पहुँच जाती, लेस देन 21। मीन्स जो आपका लूप है वो कहाँ तक चलेगा, 20 तक चलेगा, ठीक है। और x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी आपके, एक एक इसमें जुड़ता जाएगा, 0 + 1 1 + 1 इस तरीके से जुड़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका लूप चलता जाएगा आपकी x की वैल्यू भी प्रिंट होती जाएगी साथ साथ। तो ये फिर जैसे जब आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, आपका जो लूप है वो यहीं पे क्लोज हो गया, लास्ट वैल्यू आपकी x की प्रिंट होगी और उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML टैग क्लोज आपका। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि लूप कैसे चल रहा है। मान लो x की वैल्यू अभी हमारी स्टार्टिंग में कितनी है, 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 0, ठीक है। उसके बाद कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, अभी आपकी कंडीशन ट्रू है, x की वैल्यू 21 से कम है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद ट्रू निकली और आपका x में 1 जुड़ गया। अब x की वैल्यू कितनी बन गई, 1। अब यहाँ पे जो काउंटर वैल्यू है ये क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और उसी के बाद आपकी x की वैल्यू प्रिंट हुई 1। फिर आपकी कंडीशन चेक हुई, अभी फिर से आपकी कंडीशन ट्रू है। अब 1 में फिर से क्या जुड़ गया, आपका नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीमेंट करने का, तो 1 में 1 जुड़ गया, अब बन गया ये 2, ठीक है। x की वैल्यू प्रिंट हो गई 2। अभी काउंटर वैल्यू फिर से कितनी है, 2, और कंडीशन फिर से ट्रू है। अब 2 में फिर से 1 जुड़ गया, अब बन गया 3। इसी तरीके से ये आपका चलता रहेगा लूप, कब तक, जब तक कि आपकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती, 20। तो जैसे ही आप 20 करने के बाद इसमें 1 जोड़ोगे, 1 जोड़ने के बाद यहाँ कंडीशन चेक करोगे, x = लेस देन 21, तो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई यहाँ पे। इसके बाद चले आप 20 आपका प्रिंट हो गया यहाँ पे नीचे, 20 में 1 इंक्रीमेंट हो गया, फिर से कंडीशन चेक की। अब आपकी कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई है, 21, जो कि 21 से छोटा नहीं है, ठीक है, बराबर है। बराबर की यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, इज़ लेस देन लिखा है, तो लेस देन मतलब ये सिर्फ 20 तक चलेगा और उसके बाद आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने जो आउटपुट आएगी वो 0 से लेकर 21 तक आपकी वैल्यूज़ प्रिंट होगी आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये था आपका एक फॉर लूप कैसे काम करता है। एक और प्रोग्राम है आपका, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने बनाना है जिसमें हमने पहले 50 नंबर का जोड़ दर्शाना है, ठीक है। तो कैसे हम इसको करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करके, सेम जावास्क्रिप्ट तक हम सेम लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लेने हैं, हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक में जिसमें हमारा जोड़ आएगा और एक में जिस संख्या को हम जोड़ेंगे वो स्टोर करेंगे। तो पहला वेरिएबल हमने i लिया, उसको भी हमने 0 इनिशियलाइज़ किया, और दूसरा वेरिएबल हमने सम नाम का लिया, उसको भी हमने 0 इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। अब जब हम फॉर लूप हम लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे i वेरिएबल चलेगा जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है, और जहाँ तक हमने लूप चलाना है वो भी हमने उसी में स्टोर करना है। तो where i = 1, हमने यहाँ से जो इनिशियलाइज किया i को वो 1 कर दिया। i इज़ लेस देन 50 तक हमारा ये लूप चलेगा, क्योंकि हमने कितने नंबर्स का लेना है, फर्स्ट 50 नंबर्स का जोड़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके i में आपकी वैल्यू जुड़ती जाएगी। और जो हमारी एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट है वो क्या है, सम = सम + 1, मीन्स यहाँ पे जो आपने लूप चलाना है उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती जाएगी, सम में स्टोर होती जाएगी, ठीक है। तो अभी सम की वैल्यू कितनी है, 0, और i की वैल्यू कितनी है, 1। तो अभी इस सम में क्या आपका जो स्टोर हो रहा है,
1 स्टोर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको करके 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो अभी सम की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। उसके बाद इसी तरीके से आपकी ये 1 स्टेटमेंट चली और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इक्वल्स टू, अभी सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट जब हमारा जोड़ चले, ये जो हमारा लूप है वो चलेगा। अभी तो कंडीशन हमारी कितनी है, फॉल्स जा रही है, क्योंकि अभी आई की वैल्यू कितनी है, 1, और सम की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो आई में हमने अब 1 जोड़ दिया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अभी आई की वैल्यू 2 हो गई है। कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, अभी आपकी कंडीशन ट्रू है, तो आई की वैल्यू में आई की वैल्यू 2 होने के बाद अब ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये चलेगी। सम कितना है, 1, आई की वैल्यू कितनी है, 2, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब सम की वैल्यू कितनी है, 3, तो आपके सामने यहाँ पे भी क्या प्रिंट होगा, 3, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये अभी चलता जाएगा जब तक कि आपकी पूरी कंडीशन नहीं हो जाती। जब आपकी 50 तक आप यहाँ पे आई की वैल्यू से पहुँच जाएंगे और वो यहाँ पे आपका साथ साथ जुड़ता जाएगा, तब फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये आपको ये वाला जो फॉर काउंटर है वो आपको तब तक चलाना पड़ेगा जब तक कि आप 50 तक नहीं पहुँचते हैं। जैसे ही 50 से ये 51 हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ के आई की वैल्यू जुड़ के यहाँ 51 हो जाएगी, तो आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 तक जितने भी संख्याओं का जोड़ है वो आपके सामने सम इक्वल्स टू उतना डिस्प्ले हो जाएगा जब आप उसको रन करोगे। तो ये है आपका फॉर लूप का प्रोग्राम। तो ये सम आपका जो भी है 1 से लेकर 50 की फर्स्ट 50 नंबर्स का सम आपका नियर अबाउट इतना आएगा, 1275 के नियर अबाउट आएगा आपका ये सम। ये नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका जिसमें हम फिर से फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अब हमने प्रिंट करने हैं फर्स्ट 20 नंबर्स। तो लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, 20 तक चलेगा, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे हमने किया है। स्टार्टिंग आपकी सेम रहती है जावास्क्रिप्ट तक। यहाँ पे आप टाइप भी लिख सकते हो, पर स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो ब्राउज़र उसको ईजीली ले लेते हैं उस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल हमने ले लिया है, वेरिएबल आई इक्वल्स टू 0। फॉर लूप चलाया, आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20, आई प्लस प्लस। तो 20 तक आपका लूप चलेगा, आई की वैल्यू आपकी 20 तक चेक होगी। और साथ साथ आपका क्या प्रिंट होता जाएगा, द नंबर इज़ आई। जो भी एक एक लूप को चलने के बाद जो आपकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी आपके, जब तक आपकी कंडीशन 20 तक नहीं पहुंचती है तब तक आपका वो प्रिंट होता जाएगा एक एक करके। अब हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, तो जो भी आपकी नई स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो नई लाइन में प्रिंट होगी, और उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। तो आउटपुट जो आपकी रहेगी वो इस तरीके की रहेगी, ठीक है। द नंबर इज़ आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के सामने हमने क्या लिखा है साथ में, द नंबर इज़। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के सामने जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं टेक्स्ट, वो हमारा सारा डिस्प्ले होता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट रहेगी कहाँ तक, द नंबर इज़ 20 तक। ये पूरे 20 नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपने ये द नंबर इज़ नहीं डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ में लिखा है ये आपको नहीं लिखना होगा, फिर आपको सिर्फ आई लिखना होगा। तो फिर आपका ये जो आउटपुट में है ये वाली स्टेटमेंट नहीं आएगी आउटपुट में, फिर सिर्फ क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर 20 तक आएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम चलेगा फॉर लूप का फर्स्ट 20 नंबर्स प्रिंट करने के लिए। तो ये थी हमारी फॉर लूप स्टेटमेंट। तो इसमें कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।